हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में देख रहे थे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, राइट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट की 7 स्टेप लिखवाई थी हमने। पहला था बैचिंग, सेकेंड वन मिक्सिंग, तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वन वाज प्लेसिंग, नेक्स्ट कॉम्पैक्शन, सिक्स्थ क्यूरिंग एंड द लास्ट वन इज फिनिशिंग। ठीक है, तो ये 7 स्टेप थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट के। ठीक है, अब इसमें से बैचिंग हम कवर कर चुके हैं, मिक्सिंग वी हैव डन, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग वी हैव गॉन थ्रू, राइट। अब हमारे पास बचता है कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग एंड फिनिशिंग। इस पूरी प्रोसेस में इस जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे बैचिंग से, मिक्सिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से और प्लेसिंग से, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। अब ये जो बाकी की 2 स्टेप है, कॉम्पैक्शन और क्यूरिंग, कॉम्पैक्शन और क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यूरिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉम्पैक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है। जब कभी बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तब इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू है, क्योंकि ये आरसीसी का पार्ट नहीं है। ये आरसीसी का बैकग्राउंड तैयार करने के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सिर्फ हम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखते हैं कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन 5th स्टेप है ये। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कंक्रीट में कॉम्पैक्शन की जरूरत क्यों है। कॉम्पैक्शन होता क्या है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भी बॉडी है, ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, ये सॉइल भी हो सकता है, ये कंक्रीट भी हो सकता है, ठीक है, ये सीमेंट का पेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। ये मान लीजिए कोई भी स्पेसिमेन है, हम इसको कंक्रीट मान लेते हैं, जब कंक्रीट की मिक्सिंग की जाती है, जब कंक्रीट की मिक्सिंग करते हैं, तो मिक्सिंग करते टाइम पे हम करते क्या है, अलग अलग इंग्रेडिएंट को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका सीमेंट भी है, जिसमें फाइन एग्रीगेट भी है, जिसमें कोर्स एग्रीगेट भी है और जिसमें वाटर भी है। अब जब ये इतनी सारी चीजें एक साथ मिक्स करेंगे हम इसमें, तो मिक्सिंग करते टाइम पे इसमें एंट्रैप्ड एयर आ जाता है, इसमें एयर एंट्रैप कर जाता है, या फिर इसमें एयर का इंट्रोडक्शन हो जाता है, एयर आ जाता है। उस एयर की वजह से अब जब एयर आएगा तो एयर क्या करेगा, एयर इस कंक्रीट का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, एयर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा कंक्रीट के अंदर, और ये एयर बबल क्या करेगा, इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इस एयर बबल के बाद या इस एयर बबल के अलावा बहुत ज्यादा मिक्सिंग करने पे सेग्रीगेशन भी हो सकता है। और ये एयर बबल करेगा क्या, ये एयर बबल खाली स्पेस है, ये एयर बबल खाली स्पेस है, और इस एयर बबल की वजह से इसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया है। अगर मैं डेंसिटी लिखूं, अगर हम डेंसिटी लिखें, तो डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में मास में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर एयर एंट्रैप्ड हुआ है तो मास में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एंट्रैप्ड एयर की वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया होगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। कंक्रीट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो, कंक्रीट लोड को बियर करने में कैपेबल हो, इसके लिए हम ये इंश्योर करते हैं कि कंक्रीट की डेंसिटी ज्यादा हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंक्रीट देखा था हमने, टू ऑब्टेन अ स्टोन लाइक डेंस मास, कि बहुत ज्यादा डेंसिटी का आपको एक मास मिले। अगर इस एंट्रैप्ड एयर की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम हुआ तो डेंसिटी कम होने की वजह से कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो
इस एयर की वजह से जब उसका डेंसिटी डिक्रीज किया और स्ट्रेंथ डिक्रीज किया, इसलिए हम चाहते क्या है कि ये जो एंट्रैप्ड एयर है, इस एंट्रैप्ड एयर को रिमूव कर दिया जाए, इस एंट्रैप्ड एयर को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि जब ये एंट्रैप्ड एयर अगर रिमूव हो जाएगी तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा स्पेसिमेन का, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसी प्रोसेस को कॉम्पैक्शन कहते हैं। तो कॉम्पैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो एंट्रैप्ड एयर है, इस एंट्रैप्ड एयर को रिमूव करते हुए हम कोशिश करते हैं डेंसिटी को इंक्रीज करने की, और इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन जरूरी क्यों है ये मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि अगर कॉम्पैक्शन नहीं किया तो एंट्रैप्ड एयर का इंट्रोडक्शन होगा, इसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली सभी तरीके की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कंक्रीट की। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि एंट्रैप्ड एयर बहुत ज्यादा रहे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 100% एयर को रिमूव कर दिया जाए। प्रैक्टिकली 100% रिमूवल ऑफ एंट्रैप्ड एयर इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा है तो भी हम ये मान के चलते हैं कि लगभग इसमें 2% एयर कंटेंट रह गया होगा, कि 2% एयर तो रह गया होगा। ये बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल वाली कंडीशन है, अगर क्वालिटी कंट्रोल आपका बहुत अच्छा है तब। अगर क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं है तो 2% से 3%, 4%, 5% इस तरह से एंट्रैप्ड एयर होगा, और जितना ज्यादा एंट्रैप्ड एयर होगा कंक्रीट में उतनी ही ज्यादा कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन लिखें सबसे पहले कॉम्पैक्शन की, तो कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, कॉम्पैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एंट्रैप्ड एयर को कम करते हुए डेंसिटी इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। तो कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस, कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, ड्राई डेंसिटी ऑफ concrete by removing air voids। ठीक है, ये प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव भी यही है इसका। ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्राई डेंसिटी को इंक्रीज करना बाय रिमूविंग एयर वॉइड्स। कुछ इसमें फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आप कॉम्पैक्शन सरफेस वाइब्रेटर से करो, निडल वाइब्रेटर से करो, प्लेट वाइब्रेटर से करो, ये अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरीके के वाइब्रेटर हम काम में ले सकते हैं। फैक्ट क्या है, अगर मान लीजिए 1% वॉइड रह गया, अगर मान लीजिए 1% एयर वॉइड रह गया कंक्रीट में, तो ये 1% एयर वॉइड कंक्रीट की स्ट्रेंथ को 5% तक कम कर देता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर एंट्रैप्ड एयर 5% है बाय द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, अगर 5% एयर वॉइड है तो 5% एयर वॉइड कंक्रीट की स्ट्रेंथ को 30% तक कम कर देते हैं। अगर 10% एयर वॉइड है, अगर 10% एयर वॉइड है तो 10% एयर वॉइड कंक्रीट की स्ट्रेंथ को 60% तक कम कर देते हैं। ये तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। तो जितनी ज्यादा एंट्रैप्ड एयर होगा उतना ही कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा, इसलिए इस एंट्रैप्ड एयर को रिमूव करना जरूरी है। और डिजाइन पर्पज के लिए क्या मानते हैं हम, फॉर डिजाइन पर्पज कितना जूम किया जाता है, 2% एयर वॉइड्स आर एज्यूम्ड, 2% एयर वॉइड्स आर एज्यूम्ड, राइट। एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, देखिए जब नॉर्मल कंक्रीट की बात करते हैं तो डिजाइन पर्पज के लिए हमने 2% एयर वॉइड एज्यूम किया है कि लगभग 2% एयर वॉइड होगा। अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ किसी कंक्रीट में अगर 2% एयर वॉइड है तो वो कंक्रीट किस तरीके का होगा, क्या वो कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट होगा, क्या वो कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट होगा, क्या वो कंक्रीट पुअर कंक्रीट होगा। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इस वाले क्राइटेरिया की बात करें कि 1% एयर वॉइड के साथ क्योंकि 5% स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो 2% वॉइड के साथ लगभग 10-11% स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इस क्राइटेरिया से अगर सोचते हैं हम तो वो कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट नहीं होगा, पुअर कंक्रीट होगा। लेकिन जब अगर बेस्ट एफर्ट डालते हो आपका क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा है, तब भी कम से कम 2% एयर वॉइड तो रह जाएगा, क्योंकि इससे कम एयर वॉइड को करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 2% एयर वॉइड्स के साथ जो कंक्रीट होगी वो कंक्रीट कैसा होगा,
वो कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट होगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था। तो 2% एयर वेट्स के साथ कंक्रीट पुअर कंक्रीट नहीं होगा, वो कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट होगा। तो ये बात हुई कॉम्पैक्शन की। कॉम्पैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप है क्यूरिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका क्यूरिंग। देखिए क्यूरिंग में क्या होगा, जब हमने कंक्रीट बनाया, जब आप मान लीजिए कोई भी कंक्रीट का एक मेंबर बना रहे हो, ठीक है, इस कंक्रीट के मेंबर को बनाते टाइम पे तुमने सीमेंट यूज किया था और सीमेंट के साथ सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए आपने वाटर ऐड किया। अब सीमेंट और वाटर का जो एडिशन था, इससे एक पेस्ट बना। और वाटर ऐड करते क्यों है? वाटर ऐड किस लिए किया जाता है? टू हाइड्रेट द सीमेंट। ये हाइड्रेशन के लिए किया जाता है। वाटर ऐड सीमेंट में हाइड्रेशन के लिए करते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन के बाद ही सीमेंट का पेस्ट बनता है। और इसी सीमेंट के पेस्ट में दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन की और कोहेजन की। इन दोनों प्रॉपर्टी से किसी भी मटेरियल को वो बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो जब सीमेंट में वाटर ऐड किया जाता है तो ये वाटर 3 फॉर्म्स में अवेलेबल रहता है सीमेंट में। कौन कौन सी फॉर्म? एक होती है कंबाइंड वाटर, एक होता है कंबाइंड वाटर, एक होता है जेल वाटर, एक होता है जेल वाटर, और तीसरा एक होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, ये 3 फॉर्म्स में वाटर अवेलेबल रहता है। जो कंबाइंड वाटर है, कंबाइंड वाटर केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, जो इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है, ये इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए होता है कंबाइंड वाटर। जेल वाटर होता है जो जेल पार्टिकल्स हैं, जेल पार्टिकल्स बोलते हैं सीमेंट के पार्टिकल्स को। तो सीमेंट के पार्टिकल्स जिस क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं वाटर की, उसको बोलते हैं जेल वाटर। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय जेल पार्टिकल्स, और तीसरा होता है कैपिलरी वाटर, जो सीमेंट के जेल हैं या सीमेंट के पार्टिकल्स हैं या जेल पार्टिकल्स हैं। जेल पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है, उसमें कैपिलरी टेंशन की वजह से कुछ पानी सक हो जाता है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। तो इन 3 फॉर्म में ये वाटर अवेलेबल रहता है। यहां तक स्थिति क्लियर है, ठीक है। इंस्टेंट केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर की क्वांटिटी चाहिए होती है, दैट इज कंबाइंड वाटर। जो पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सीमेंट जेल के द्वारा, दैट इज जेल वाटर। और जो कैपिलरी पोर्स में अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल इन कैपिलरी पोर्स, दिस इज अवेलेबल इन कैपिलरी पोर्स। इसका एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, थोड़ा जूम करके। जैसे मान लीजिए ये सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सीमेंट के पार्टिकल्स हैं। अब कुछ पानी तो चाहिए होगा किसके लिए? इन सीमेंट के पार्टिकल्स को केमिकली रिएक्ट करवाने के लिए पानी के साथ। कुछ पानी ऐसा होगा जो ये पार्टिकल्स, ये सीमेंट के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ वाटर की क्वांटिटी वो होगी, जैसे इन पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट, ये वाटर की क्वांटिटी हुई। कुछ वाटर की क्वांटिटी वो होगी जो ये बीच में पोर्स हैं, इन पोर्स में अवेलेबल होगा, यहां तक स्थिति क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तुमने कभी बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट पढ़ा होगा, और सीमेंट में बोग्यूज कंपाउंड पड़े होंगे 4, C3A, C3S, C2S एंड C4AF। इसको बोलते हैं ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं डाइकैल्शियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो ये 4 तरीके के बोग्यूज कंपाउंड आपने पढ़े होंगे। इन चारों तरीके के बोग्यूज कंपाउंड्स का अपना अलग अलग फंक्शन है, जो कभी सीमेंट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इनका नाम पता कर लीजिए। नाम के साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो चारों कंपाउंड हैं,
इन चारों कंपाउंड्स को हाइड्रेट होने में अलग अलग टाइम लगता है। C3A हाइड्रेट होने में 24 आवर्स लेता है। C3S के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए लगभग 1 वीक का टाइम लगता है। C2S का हाइड्रेशन लगातार होता रहता है बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन क्योंकि हम कंक्रीट की या सीमेंट की स्ट्रेंथ को 28 डेज स्ट्रेंथ से कोरस्पॉन्डिंग की कंसीडर करते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि इसका हाइड्रेशन 28 डेज तक चलता है। एक्चुअल में 28 डेज के बाद भी इंडेफिनेट टाइम तक चलता रहता है। और C4AF का हाइड्रेशन भी विद इन 24 आवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपाउंड है जिनको हाइड्रेट होने में अलग अलग टाइम लगता है। एक चीज हमको ये पता है कि जब सीमेंट के पार्टिकल्स हाइड्रेट होंगे तो उनको हाइड्रेट होने के लिए वाटर की क्वांटिटी की जरूरत होगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आज C3A का हाइड्रेशन होना है तो आपने पानी मिला दिया, कल को 7 दिन तक C3S का हाइड्रेशन होना है तो आप डेली अलग अलग पानी मिलाओगे जिससे C3S हाइड्रेट हो जाएगा। फिर C3S हाइड्रेट हुआ, उसके बाद आप धीरे धीरे और पानी ऐड करते जाओगे, उससे C2S हाइड्रेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सीमेंट जिस वाटर का यूज करता है हाइड्रेट होने के लिए वो वाटर होता है ये कैपिलरी वाटर। वो वाटर होता है कैपिलरी वाटर जो कैपिलरी पोर्स में अवेलेबल है। जो ये कैपिलरी पोर्स में अवेलेबल है, इस कैपिलरी वाटर का यूज होता है इनके हाइड्रेशन के लिए, इन चारों के हाइड्रेशन के लिए। और इन चारों में से भी जो ये दो कंपाउंड हैं C3S और C2S, ये दोनों स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। C3S की वजह से स्ट्रेंथ आती है, 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। और जो 21 दिन के बाद की स्ट्रेंथ आती है उसके लिए C2S, या फिर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दो या इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल दो, उसके लिए C2S रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर इन दोनों का प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हुआ, C3S का और C2S का, तो कंक्रीट या सीमेंट अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों का हाइड्रेशन होना जरूरी है। और इन दोनों के हाइड्रेशन के लिए जिस वाटर का यूज होगा वो वाटर है कैपिलरी वाटर। ऐसा नहीं होगा कि आप 7 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 28 दिन के बाद अलग अलग पानी की क्वांटिटी ऐड करोगे। ठीक है, तो कैपिलरी वाटर का यूज होगा इनको हाइड्रेट करने के लिए। अब देखिए, जो क्यूरिंग है, क्यूरिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम ये इंश्योर करते हैं कि ये जो कैपिलरी वाटर है इस कैपिलरी वाटर का लॉस नहीं हो। इस प्रोसेस को क्यूरिंग कहा जाता है। क्यूरिंग करने के लिए हम एप्लीकेशन करते हैं पानी की ऊपर से, ताकि इस वाटर को बचाया जा सके। तो क्यूरिंग, जो पानी एप्लीकेशन करते हैं वो क्यूरिंग नहीं है। क्यूरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो कैपिलरी वाटर है इस कैपिलरी वाटर का लॉस नहीं हो। IS कोड डिफाइन करता है इसको इस तरह से, एज पर IS कोड क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग कैपिलरी वाटर। ठीक है, अब करते क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंक्रीट का मेंबर है। ठीक है, ये कोई कंक्रीट का मेंबर है और इस कंक्रीट के मेंबर में कैपिलरी वाटर है। जब आपने कंक्रीट का फॉर्मेशन, कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग की थी, तब उसमें कैपिलरी वाटर भी अवेलेबल। हम क्या करेंगे, जब भी सनलाइट होगा या कुछ भी होगा, आप इवोपरेशन को कभी भी नहीं रोक सकते। आप इवोपरेशन को नहीं रोक सकते हो। अगर हम इसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल नहीं करेंगे, सपोज अगर हम इस मेंबर के ऊपर वाटर स्प्रिंकल नहीं करेंगे, ये इसको शेड करके नहीं रखोगे, ये इस पे स्टीम क्यूरिंग करो, कुछ भी करो, अगर हम इसके ऊपर मॉइस्चर की एप्लीकेशन नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म में, अगर हम किसी भी फॉर्म में मॉइस्चर की एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तो इस सनलाइट की वजह से क्या होगा, इसके अंदर का जो पानी है, कौन सा पानी, कैपिलरी वाटर, इसके अंदर का जो कैपिलरी वाटर है वो कैपिलरी वाटर का इवेपोरेशन होगा। कैपिलरी वाटर का इवेपोरेशन होगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आप इवेपोरेशन को नहीं रोक सकते। तो पानी की स्प्रिंकलिंग नहीं किया आपने या मॉइस्चर को अप्लाई नहीं किया किसी भी फॉर्म में, तो जो कैपिलरी वाटर है वो कैपिलरी वाटर का लॉस होगा। अगर कैपिलरी वाटर का लॉस हुआ तो देखिए क्या क्या होगा। कैपिलरी वाटर जब इस मेंबर में से बाहर जाएगा तो उसको बाहर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए होगा, कोई ना कोई इसको रास्ता चाहिए होगा जिससे क्रैक्स डेवलप होंगे। जब पानी यहां से बाहर जाएगा तो अपनी जगह पे कुछ निशानी छोड़ के जाएगा खुद की, और वो निशानी क्या होगी, वो निशानी होंगी वॉइड्स। तो अगर ये कैपिलरी वाटर लूज होता है, अगर ये कैपिलरी वाटर का लॉस होता है,
तो कैपिलरी वाटर के लॉस होने से 3 नुकसान है आपके। एक तो कैपिलरी वाटर के लॉस होने से इनका प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, दूसरा क्रैक्स डेवलप होंगे, और तीसरा एयर आ जाएगी उस जगह पे, एयर वॉइड्स आ जाएंगे, क्योंकि वाटर अगर यहाँ से जाएगा तो अपनी जगह पे कुछ निशानी छोड़ के जाएगा। तो 3 लॉसेज होंगे अगर कैपिलरी वाटर बाहर गया तो हमको क्या करना है, किसी भी तरह से इस कैपिलरी वाटर को रोक के रखना है। कब तक? जब तक इनका हाइड्रेशन हो। तो क्या करते हैं इसके लिए हम करते क्या हैं, बाहर से मॉइस्चर अप्लाई करते हो, इस मेंबर के ऊपर बाहर से मॉइस्चर अप्लाई करते हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्टीम की फॉर्म में हो, चाहे वो वाटर की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। जब हम वाटर अप्लाई करते हैं तो इवोपोरेशन तो अभी भी होगा, पानी का इवोपोरेशन अभी भी होगा, लेकिन किस पानी का होगा? जो आपने बाहर से अप्लाई किया पानी, ये इसी वाटर का इवोपोरेशन होके रह जाएगा। जो कैपिलरी वाटर है, अंदर जो वाटर है मेंबर के, उस वाटर का इवोपोरेशन नहीं होगा अगर हम बाहर से पानी अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, इसलिए हम क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग का पीरियड वैसे तो 21 दिन होना चाहिए कम से कम, 21 दिन से कम क्यूरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 21 दिन में अगर इसका हाइड्रेशन लगभग हो जाता है, ठीक है, और अगर हाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है फिर धीरे धीरे वो अल्टीमेटली अपने स्टेज पे पहुंच जाता है। लेकिन आईएएस कोड ऐसा कहता है, आईएएस कोड के हिसाब से क्यूरिंग पीरियड 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड क्यूरिंग पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 7 डेज। वैसे किस दिन से कम नहीं होना चाहिए प्रॉपर के लिए। आईएएस कोड 7 दिन की क्यों कहता है? आईएएस कोड 7 दिन की इसलिए कहता है कि अगर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ अगर 28 डेज स्ट्रेंथ को 1 माने या 100% माने, कंक्रीट की 28 डेज स्ट्रेंथ को स्टैंडर्ड मानते हैं, और अगर हम इसको 1 मानते हैं या 100% मानते हैं, तो जो 7 दिन में स्ट्रेंथ आती है वो लगभग 2/3 आ चुकी होती है, लगभग 70% के आसपास आ चुका होता है। ठीक है, इसलिए आईएएस कोड कहता है कि कम से कम 7 दिन से कम क्यूरिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके के सीमेंट के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके नहीं, ये ओपीसी के लिए रिकमेंडेशन है, ओपीसी के लिए रिकमेंडेशन है। अगर मान लीजिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है या क्विक सेटिंग सीमेंट है तो उसके लिए क्यूरिंग पीरियड को कम किया जा सकता है, क्योंकि उनका हाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ओपीसी के लिए एज पर आईएएस कोड क्यूरिंग पीरियड शुड नॉट बी लेस देन 7 डेज। क्लियर? इसलिए हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग किस फॉर्म में किया जा सकता है? आप कंस्ट्रक्शन वर्क को शेडिंग कर दीजिए, शेडिंग करने से इवोपोरेशन रुकेगा नहीं, लेकिन इवोपोरेशन की रेट बहुत कम हो जाएगी। या आप इस पर गनी बैग्स डाल दीजिए वेट करके, या आप इसकी वाटर स्प्रिंकल करके करो, या फिर इस स्ट्रक्चर को पाउंडिंग करके रख दो, या फिर स्टीम से क्यूरिंग करो। ठीक है, ये इसके मेथड्स हो सकते हैं। दूसरा एक फैक्ट है क्यूरिंग के बारे में, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 2 मेंबर हैं, अगर कंक्रीट के कोई भी 2 मेंबर हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, 2 मेंबर है, मान लीजिए एक ए है एक बी है। ठीक है, ए मेंबर बिल्कुल प्रॉपरली क्योर्ड है, ये प्रॉपरली क्योर्ड है, और ये इसकी क्यूरिंग नहीं हुई है। दिस इज एक्सपोज टू ड्राई एटमॉस्फेयर, दिस इज एक्सपोज टू ड्राई वेदर या ड्राई एटमॉस्फेयर। इसकी प्रॉपर क्यूरिंग हुआ है, इसका क्यूरिंग नहीं किया गया। अगर हम इसकी 7 डेज स्ट्रेंथ कंपेयर करें, अगर हम इनकी 7 दिन की स्ट्रेंथ कंपेयर करें, तो ए की स्ट्रेंथ इस बी की स्ट्रेंथ से 50% ज्यादा होगी 7 डेज स्ट्रेंथ। अगर हम 28 डेज की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो बी की स्ट्रेंथ से ए की स्ट्रेंथ लगभग 100% ज्यादा होगी, लगभग डबल होगी। तो ये फर्क पड़ता है क्यूरिंग का। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इसका प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हुआ तो पूरी तरह से हाइड्रेट नहीं हो पाए इसके बॉक्स कंपाउंड्स, इस वजह से ये डिफरेंस आया। राइट, तो ये बात हुई क्यूरिंग की। नेक्स्ट एंड लास्ट इज फिनिशिंग। फिनिशिंग में कुछ नहीं है, जो अनइवन सरफेसेस हैं उनको इवन करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्मूथनिंग और लेवलिंग ऑफ द सरफेस, राइट।
तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग और लेवलिंग ऑफ द सरफेस। ओके, ये थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।